गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विषय का 4th लेक्चर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3rd कर रहे हैं। 3rd लेक्चर और 2nd लेक्चर में हमने क्या किया था? लेसन 2 भारत का भौतिक विभाजन। आज हम कर रहे हैं अपवाह। लेसन का नाम क्या है? अपवाह। अपवाह का क्या अर्थ होता है? बहता हुआ जल। कि बहता हुआ जो जल है उसका जो प्रवाह है उसको हम क्या कहेंगे? अपवाह। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है अपवाह तंत्र या द्रोणी। कि अपवाह तंत्र क्या होता है? जब विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, और उस मुख्य नदी का जो निकास है वो किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र में होता है। अतः एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे अपवाह, गंगा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह द्रोणी या अमेजन अपवाह द्रोणी आदि। देखिए अपवाह तंत्र क्या है? विभिन्न दिशाओं से आकर, जैसे ये है विभिन्न, एक मुख्य नदी है और विभिन्न दिशाओं से आकर इसमें जो सहायक नदियां हैं वो इसमें मिल जाती हैं। एक मुख्य नदी का निर्माण करती, विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर, जैसे विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं हैं आकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं और ये एक मुख्य नदी में मिल जाती हैं, और उस मुख्य नदी का निकास किसी बड़े जलाशय, झील, समुद्र या सागर में होता है। और ये मेन नदी है, ये अपना जल भी और इन छोटी छोटी धाराओं का जल भी किसमें डालती है? आगे कोई जलाशय, झील, सागर, उसमें अपने जल को गिराती है। इस प्रकार जहां से ये नदी निकली और जहां पे इसने जल को डाला और जहां जहां पे इसकी सहायक नदियां मिली इसमें आपस में आके, ये जो सारा क्षेत्र है, जो सारा जो तंत्र है, ये क्या कहलाता है? उस नदी का अपवाह तंत्र कहलाएगा। यानी कि एक नदी द्वारा जिस तंत्र द्वारा, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये गंगा नदी है और गंगा नदी के साथ ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ये एक उदाहरण के लिए है। जैसे माना हमने कि एक गंगा नदी है और ये इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और अपने जल को कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी में। तो वहां से लेके, उत्तराखंड जहां से वो निकली वहां से लेके और जितने एरिया की वो सिंचाई करती है, जहां तक अपने जल को डालती है, वो सारा उसका क्या कहलाएगा? अपवाह द्रोणी कहलाएगी। अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहलाएगी। उदाहरण के लिए गंगा अपवाह द्रोणी, सिंधु अपवाह द्रोणी, अमेजन अपवाह द्रोणी, ये सब। उसके बाद है जल विभाजक। कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे पर्वत या कोई उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। जैसे दो नदियां हैं, दो नदियों का क्षेत्र है, जैसे एक ये नदी तंत्र है और एक दूसरा नदी तंत्र है। अगर इनके बीच में कोई पर्वत है या कोई उच्च भूमि है, ये है जैसे दो नदी तंत्र हैं, एक नदी तंत्र जैसे ये है और एक नदी तंत्र दूसरी नदी है, उसका अपना जो क्षेत्र है वो। अगर उनके बीच में कोई पहाड़ी है या कोई उच्च भूभाग है तो उन दोनों का जल है विपरीत दिशाओं में जाएगा। जैसे एक अपने जल को उधर डालेगी तो दूसरी अपने जल को उधर डालेगी। जैसे सिंधु और गंगा दोनों ही हिमालयी नदियां हैं, लेकिन सिंधु अपने जल को कहाँ पे डालती है? अरब सागर में डालती है, और जो गंगा है वो अपने जल को कहाँ पे डालती है? बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो इनकी जब कोई उच्च भूमि या कोई पर्वत दो नदियों को, जल को एक दूसरे से अलग कर देता है, तो इस प्रकार की उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। जो अरावली पर्वत है वो भी एक जल विभाजक का ही काम करता है। जैसे कि विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी। जो अमेजन नदी है वो संसार का सबसे बड़ा एरिया है, उस नदी का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। अगर हम भारत का वो कहें तो भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी है। यानी कि विश्व में किसकी है? अमेजन नदी की, और भारत में किसकी है? गंगा नदी की। उसके बाद है भारत में अपवाह तंत्र। कि भारत में जो नदियों का जो तंत्र है वो, भारतीय नदियों को दो भागों में हमने बांटा है। कौन कौन से? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। यानी कि वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और वो नदियां जो प्रायद्वीपीय भाग यानी कि दक्षिणी भारत में बहती हैं। इनको हम इस तरह भी कह सकते हैं, उत्तरी नदियां और दक्षिणी नदियां, क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है
तो उत्तरी भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय जो पठार है वो दक्षिण दिशा में है, तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां या दक्षिणी भारत की नदियां। अब है हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है, दोनों का जो प्रवाह क्षेत्र है। इन नदियों में मुख्य अंतर है, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो दोनों में ही अंतर है। कैसे? यहाँ पे हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट किया गया है कि क्या क्या अंतर है। फर्स्ट है कि हिमालय की नदियां 12 मासी नदियां होती हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। कि जो हिमालय की नदियां हैं उनमें 12 महीने इनकी पूरे साल जल रहता है और पूरे साल वो बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं, इनमें 6 महीने ही पानी रहता है, कावेरी को छोड़कर। कावेरी नदी है उसको छोड़कर जितनी भी सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सारी कैसी हैं? मौसमी हैं, उनमें 6 महीने ही पानी आता है। क्या अंतर हुआ? हिमालयी नदियां 12 मासी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां 6 माही हैं या फिर मौसमी हैं। फिर हिमालय की नदियां जल कहाँ से प्राप्त करती हैं? वर्षा से और हिम से। यानी कि हिमालयी नदियों को जो वर्षा होती है तो 6 महीने जल वर्षा से प्राप्त होता है, जब वर्षा नहीं होती है तो उस समय जब बर्फ पिघलती है तो उससे जल प्राप्त होता है, तो इसलिए ये पूरे साल बहती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियां हैं केवल वर्षा पर ही निर्भर करती हैं, जब वर्षा नहीं होती है तो ये नदियां सूख जाती हैं। जो कावेरी नदी है उसमें पूरे साल जल वर्षा का ही होता है, क्योंकि जब लौटते मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में तब कावेरी नदी में वर्षा का ही जल दोबारा प्राप्त होता है, इसलिए सारा साल बहने वाली नदी है। फिर हिमालय की नदियां हैं वो लंबी होती हैं और गहरी होती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो छोटी होती हैं और कम गहरी होती हैं। हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। फिर हिमालय की नदियों के अपवाह क्षेत्र जो होते हैं काफी बड़े होते हैं। अपवाह क्षेत्र का मतलब सिंचित जो एरिया होता है, इन नदियों द्वारा सिंचित जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र और अपवाह क्षेत्र एक ही बात है। प्रायद्वीपीय नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट है हिमालय की नदियों ने विशाल उपजाऊ मैदानों की रचना की है, यानी कि हिमालय की नदियों ने अवसाद को बिछाकर बड़े बड़े उपजाऊ मैदानों की रचना की है, जो सघन रूप से बसे हुए हैं, यानी कि जिन पर अधिक जनसंख्या रहती है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तरी भारत का जो मैदान है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से ही बना हुआ है। परंतु प्रायद्वीपीय नदियों के पठारी भाग कम आबाद हैं। आबाद का मतलब कम जनसंख्या रहती है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में केवल डेल्टाई क्षेत्र ही आबाद हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो डेल्टा बनाती हैं सिर्फ वहीं पर जनसंख्या अधिक है, बाकी क्षेत्र है वो कम आबाद हैं। इन्होंने डेल्टाओं के अलावा किसी भी विशाल मैदान की रचना है वो नहीं की है। उसके बाद है ये तो था अपवाह तंत्र क्या होता है और हिमालय के अपवाह तंत्र। उसके बाद है अपवाह प्रतिरूप, पैटर्न। प्रतिरूप क्या होते हैं? देखिए अपवाह प्रतिरूप क्या है? किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होने वाली नदियों और उनकी शाखाओं की व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कि कोई भी क्षेत्र है उसमें एक नदी प्रवाहित हो रही है और उस नदी की शाखाएं यानी कि उसकी सहायक नदियां हैं, उनकी व्यवस्था कि उनका पैटर्न क्या है, क्या तरीका है उसका, उनकी किधर से वो मेन नदी बह रही है, किधर से उनकी शाखाएं उसमें आके मिल रही हैं, उनकी जो ये व्यवस्था है इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जो अपवाह प्रतिरूप हैं वो कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए फर्स्ट है दुर्माकृतिक अपवाह प्रतिरूप। अब दुर्माकृतिक अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? यह अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, कि पेड़ की जो शाखाएं हैं उनके समान होता है, जिसमें एक मुख्य नदी वृक्ष के तने की भांति, इनकी मुख्य नदी होती है वो तो तने, उसकी संख्या तो तने से उसकी संख्या की गई है तुलना, कि जो नदी है वो वृक्ष के तने के समान होती है और सहायक नदियां शाखाओं की भांति होती हैं। जैसे ये है, ये जैसे एक मेन नदी है और उसकी सहायक नदियां किस तरह से होती हैं, इसमें इस तरह से आके मिलती हैं। जैसे ये मेन नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, अब ये इसकी सहायक नदियां हैं।
ये मेन नदी है, ये इसकी सहायक नदी और ये इसकी सहायक नदी। इनकी ये तो शाखाएं हो गई और ये क्या हो गया, एक वृक्ष के समान। मेन नदी तो वृक्ष के तने के समान होती है और शाखाएं हैं वो टहनियों के समान होती हैं। जो सहायक नदियां हैं वो शाखाओं के समान होती हैं। तो इस तरह इसकी आकृति एक वृक्ष से मिलती जुलती है। तो इसको क्या कहते हैं, या तो ध्रुमाकृतिक अपवा प्रतिरूप, या इसका दूसरा नाम है वृक्षाकार अपवा प्रतिरूप भी हम कह सकते हैं। भारत में जो गंगा और गोदावरी है, दोनों नदियों का जो अपवा तंत्र है वो कैसा है, वृक्षाकार अपवा प्रतिरूप है। कि गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियां जो इस तरह से मिलती हैं तो कैसा अपवा प्रतिरूप बनाती है, वृक्षाकार बनाती है। और गोदावरी है वो भी। उसके बाद है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा जैसे नाम से ही पता है, जाल जैसा। कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों, समांतर का मतलब साथ साथ, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहेंगे। जैसे जो मुख्य नदियां हैं वो तो इस तरह से बहती हैं, समानांतर एक दूसरे के साथ साथ बहती हैं, और सहायक नदियां समकोण यानी कि 90 डिग्री, सहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती हैं इस तरह से। तो कैसा निर्माण होगा, ये तो मुख्य नदियां थी और ये सहायक नदियां हैं, तो क्या बन गया, एक जाल। इस तरह का जो प्रतिरूप बनेगा कि मुख्य नदियां तो समानांतर बहेंगी और सहायक नदियां समकोण पर बहेंगी, तो एक जाल जैसी आकृति होगी। उस अपवा प्रतिरूप को हम क्या कहेंगे, जालीनुमा अपवा प्रतिरूप। अब नेक्स्ट है अर्य अपवाह प्रतिरूप। कि जब नदियां किसी गुंबदाकार शीर्ष से निकलकर चारों दिशाओं में साइकिल के पहिए के तारों की भांति बहती हैं तो उसे अर्य प्रतिरूप कहते हैं। कि गुंबदाकार शीर्ष है, कोई पहाड़ी वगैरह है छोटी, और उससे जो कोई नदी निकलती है और चारों दिशाओं में बहती है, जैसे जो साइकिल का पहिया है उसमें चारों दिशाओं में जो तारें होती हैं, उसी तरह से ये है जैसे कोई गुंबदाकार प्रतिरूप या पहाड़ी है और इससे नदी है वो चारों दिशाओं में निकलती हैं तारों की भांति। तो इस तरह का जो प्रतिरूप बनेगा उसे क्या कहेंगे, अर्य प्रतिरूप कहेंगे। फिर है नेक्स्ट आयताकार अपवाह प्रतिरूप। आयताकार जो अपवाह प्रतिरूप है वो संधियों वाले चट्टानी भूभाग पर विकसित होता है। संधियां कैसी होती हैं, जोड़, संधियां बोलते हैं जोड़। कि वो चट्टानी भूभाग यानी कि वो भूभाग जिसमें जोड़ होते हैं चट्टानों में, तो उस भूभाग पर जो आयताकार जो प्रतिरूप है वो बनता है। इसमें उप सहायक जो नदियां होती हैं मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं। यानी कि आयताकार प्रतिरूप उन्हीं क्षेत्रों में बनेगा सिर्फ जिन क्षेत्रों में जो चट्टानें होती हैं उनमें संधियां यानी कि जोड़ होते हैं, संधियां होती हैं या फिर जिनको हम जोड़ कहते हैं। इनमें जो इसमें भी जो सहायक नदियां हैं, उप सहायक जो नदियां हैं वो किस पे मिलती हैं, समकोण पे मिलती हैं। मुख्य नदी से मिलती हैं समकोण पे। उप सहायक नदियां कौन सी होती हैं, एक तो होती है सहायक और एक होती है उप सहायक। मुख्य नदी की जो नदी है वो सहायक कहलाएगी और सहायक की जो सहायक है वो क्या कहलाएगी, उप सहायक। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसमें हमने आज क्या किया कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, भारत के अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं, हिमालय और प्रायद्वीप में हमने अंतर को स्पष्ट किया और उसके साथ साथ अपवाह प्रतिरूप क्या होते हैं और उसके प्रकार। आशा है कि आपको समझ आया होगा। कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा। आज के लिए अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। सेकंड है जल विभाजक किसे कहते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं दोनों ही। थर्ड है हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है विश्व और भारत की सबसे बड़ी द्रोणी कौन सी है, विश्व की जैसे अमेजन नदी द्रोणी और भारत की गंगा नदी द्रोणी। उसके बाद है अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी। थैंक यू।